गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का छठा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर आधारित आज आपका वीडियो नंबर 10 है, जिसमें आप पढ़ोगे कि मृदा को सारी मृदा लवणीय मृदा को सुधारीकरण में काम आने वाले रसायन कौन कौन से हैं जो मृदा सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। तो 10-12 रसायन दिया कहते हैं, उसमें आपने 5 रसायनों को कल डिस्कस किया था। आज अपन छठा पढ़ेंगे, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार से एक मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको आज डिस्कस अपन करेंगे। देखिए, आप जानते हो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड एक मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, जब जहाँ पे भी मतलब मृदा क्या है, मृदा मतलब आपको बताई जा रही है कि मृदा में प्रदूषण क्षारीय या लवणीयता की वजह से है, तो उसको सुधारीकरण करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का भी प्रयोग अपन कर सकते हैं। कैसे करना है इसका प्रयोग, कि ये लिक्विड के रूप में तो होता ही है और उसको सिंचाई के काम में आने वाले पानी में डायरेक्ट उसको मिला देते हैं। जैसे मतलब आपकी पानी की सप्लाई हो रही कहीं से, मान लो जैसे नहर से पानी आ रहा है और आगे कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, जो आपने एक टंकी बना रखी है या कुंडी बना रखी है या बड़ा जल संग्रह पात्र बना रखा है, उसमें पानी आपके लिए आ रहा है, तो पानी एकत्रित यहाँ पे हो रहा है, तो इसी में डायरेक्ट आप क्या मिला H2 मिला देते हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड को डायरेक्ट इसमें मिला देते हैं और फिर बाद में इससे जो पानी को आपसे सही में काम नहीं, तो ये प्रोसेस का बताया जा रहा है। तो जैसे ही आपने जल में द्रव सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, तो जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। कौन सा सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस, कौन सा सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करता है। पुनः सल्फ्यूरस अम्ल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे आपने पानी के रूप में क्या करोगे, पानी को मतलब सप्लाई के लिए आप पेड़ पौधों को पानी सप्लाई दोगे, सिंचाई करोगे पानी से, तो जैसे वो पानी वातावरण में आएगा खुला होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते हो, जिस प्रकार से कल आपने सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ा कि ये अत्यधिक महंगा पदार्थ है तथा प्रबल घातक भी होता है, अधिक मात्रा में क्षारीयता भी उत्पन्न करता है, तो क्षारीयता को नष्ट कर लेगा और उसके साथ में क्या कहते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट क्षारीय थी नहीं मृदा, उससे अधिक कई गुना आपकी क्या करता है, मृदा को अम्लता उत्पन्न करने की इसकी टेंडेंसी होती है। तो कुल मिला के महंगा भी है तथा इसका डायरेक्ट अपन प्रयोग करना उचित भी नहीं मानते। जहाँ रिक्वायरमेंट है मृदा के पहले पीएच को चेक करके फिर बाद में हम आपको प्रयोग करें। बाकी डायरेक्ट आपने कम क्षारीय मृदा और उसमें आपने सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला दिया, तो मृदा क्या हो जाएगी, क्षारीयता की प्रॉब्लम आपके नष्ट हो जाएगी, परंतु उसमें इतनी अम्लता बढ़ जाएगी तो वो भी अम्लता की वजह से कृषि भूमि आपके कार्य के लिए नहीं रह पाएगी। तो देखिए क्या प्रोसेस दे रखा है, आप देखते हो ये द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है जो जल के साथ में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या रहता है, कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हो कि ऑक्सीडाइजेशन में मतलब O2 अणु काम आते हैं, ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे इसके 2 अणु ले लो, इसके 2 अणु लोगे तब जाके आपके सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। दिमाग में बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज होते होंगे कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें तो ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन नॉर्मल है, इसके आप 2 अणु हटा दीजिए बस। जैसे मैंने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन लिखा है कि ये कंपाउंड सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो कन्वर्ट किसमें हो रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो ऑक्सीजन एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, 2 परमाणु को सेटिस्फाई करने के लिए इसके 2 अणु ले लो, 2 मोल ले लो, तो विक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज सेटिस्फाइड हो जाएगी और संतुलित समीकरण के रूप में सेट हो जाता है। तो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कौन सी मृदा को सुधारीकरण में काम आता है,
कई बार पूछते हैं। ये जो आपके जेट वेट के एग्जाम होते हैं इसमें आपके छोटे मोटे ऐसे प्रश्न बन के डायरेक्ट आपके आते हैं कि निम्न में से क्षारीय मृदा को सुधारीकरण में काम आने वाला रसायन है, तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे देते हैं और फिर बाद में वहाँ पे आपको इसको क्या करना पड़ता है सेलेक्ट कि द्रव अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड या जल या उपयुक्त तीनों। तो फिर बाद में वहाँ पे आपको एक ऑप्शन को क्या करना पड़ता है सेलेक्ट कि आप जानते हो कि द्रव अमोनिया होती है वो सारी प्रकृति की होती है, वो अम्लीय मृदा को सुधारीकरण में काम आती है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होती है वो सारी मृदा को सुधारीकरण में काम आती है। जल उदासीन दोनों के साथ में क्रिया करता है और उपयुक्त तीनों तो हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं तो उसको भी व्यवस्थित आपको समझना और व्यवस्थित रूप से उसको हल करने का भी दिमाग में रहे। तो ऐसे सल्फर छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं शॉर्ट प्रश्न, तो उसको आप दिमाग में रखना। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको एग्जाम में मतलब वैसे देखें तो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभार 1 नंबर में प्रश्न पूछ दे तो आपके दिमाग में रहे कि सल्फर डाइऑक्साइड मृदा के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, तो उसको आप पूरा व्यवस्थित समझा सकते हो। अभिक्रिया को मान लो आप समझना है मृदा के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगी, तो जो आपके बन रखा है पीछे वाला प्रोडक्ट उसको वापस सल्फ्यूरिक अम्ल जो बन रखा है ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया आप करवा दो मृदा के साथ। कैसी मृदा आपके क्षारीय मृदा, कैसी क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा है। अब इसकी अभिक्रिया करोगे तो आप क्या लिखोगे, ये रिएक्शन आप फाइंड आउट कर लोगे तो डायरेक्ट आपको के द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की मृदा अभिक्रिया को समझो तो पहले आपको ये प्रोसेस समझाना होने वाली है। फर्स्ट स्टेप में ये समझोगे, फिर बाद में आपके सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को या गंधक अम्ल को पुनः फिर बाद में करवानी आपको क्षारीय मृदा के साथ में क्रिया। क्षारीय मृदा के साथ में सोडियम को यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मृदा में सांद्रता बढ़ जाती है और मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस आपको कभी कभार पूछ ले कि सल्फर डाइऑक्साइड की मृदा अभिक्रिया लिखो तो फर्स्ट स्टेप में ये प्रदर्शित करोगे और सेकंड स्टेप में ये दिमाग बात रहेगी। तो देखिए एक बार पुनः इसको मैं दोहरा रहा हूँ, फिर अपने मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए। अपने लिखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग सिंचाई जल के साथ करते हैं। ये जल के साथ में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है जो ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का कार्य भी करेगा। रिएक्शन लिखिए, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीडेशन होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो सारी मृदा के साथ में अभिक्रिया इस प्रकार से करता है कि 2 सोडियम मृतिका की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं तो हाइड्रोजन को सोडियम को हटा के हाइड्रोजन अणु जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। अगला पॉइंट दे रखा है आपके कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किस प्रकार से होता है और कहाँ किया जाता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कैल्शियम क्लोराइड तो आप देखते हैं कि इससे भी जो कैल्शियम क्लोराइड है वो भी जिप्सम के समान ही प्रयोग होता है, परंतु कैल्शियम क्लोराइड जिप्सम की तुलना में क्या महंगा होता है। क्या होता है, महंगा होने की वजह से इसका प्रयोग हर स्थान पे अपन नहीं करते। बाकी आपको के कैल्शियम क्लोराइड की मृदा अभिक्रिया लिखो तो कैल्शियम क्लोराइड की मृदा अभिक्रिया लिखने में कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है भूमि की क्षारीयता को सोडियम लवणों को हटा के उसके स्थान पे किसका जुड़ना, कैल्शियम आयन का जुड़ना, जिससे मृदा क्या हो जाएगी नॉर्मल, आपके जितनी प्रबल आपकी क्षारीय थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी उदासीन हो जाती या नॉर्मल क्षारीयता प्रदर्शन करेगी। तो आप देखते हैं तो इसकी मान लो मृदा अभिक्रिया आपको लिखनी हो, कैल्शियम क्लोराइड की मृदा अभिक्रिया लिख के बताइए तो आप क्या लिखोगे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस किसको मिला रहे हो मृदा के साथ में, क्षारीय मृदा के साथ मिला रहे हो। इस प्रकार से अभिक्रिया में प्रदर्शित कर सकते हैं।
कि आप देखोगे कि कैल्शियम क्लोराइड है वो सोडियम युक्त क्षारीय मृदा के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम युक्त क्षारीय मृदा कन्वर्ट हो जाती है और जिससे मृदा की पीएच क्या होती है, डिक्रीज। आपको पता है क्षारीय मृदा धातु की तुलना में क्या होता है, अधिक प्रबल क्षारीय होते हैं। तो क्षारीय धातु को हटा के उसके स्थान पर क्षारीय मृदा धातु कैल्शियम आ जाता है और उससे मृदा की पीएच क्या होती है, डिक्रीज होती है। और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl लवण के रूप में होता है और जो जल में घुलकर क्या हो जाएगा, उनका निक्षालन हो जाता है। तो ये आपने देखा दो मृदा सुधारक रसायनों के बारे में आपने देखा कि एक तो सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार से रिएक्शन करती है और दूसरा देखा है कैल्शियम क्लोराइड का क्या प्रोसेस है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगला अपने बिंदु आएगा वो आप देख रहे हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए। अगला आपका मृदा सुधार के रूप में आपके सामने पेश हो रहा है वो है सोना पत्थर। क्या है, सोना पत्थर एक एपी रसायन के रूप में प्रयोग होता है। इसका किस प्रकार का प्रोसेस होता है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं सोना पत्थर को अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से सोना पत्थर को जाना जाता है। इसका प्रयोग 7.5 से कम पीएच वाली मृदा के लिए किया जाता है, अर्थात अम्लीय मृदा का सुधारीकरण इससे किया जाता है। दिमाग बात रहेगी, सोना पत्थर का अपन प्रयोग कहाँ पे करेंगे, अम्लीय मृदा को सुधारीकरण में विशेष करके इसका प्रयोग अपन करते हैं। परंतु कभी कभार अधिक मान लो आपके देखते हैं अधिक सारी मृदा है तो वहाँ पे थोड़ी मात्रा में सोना पत्थर को मिला दोगे तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने में इसकी भूमिका विशेष रहती है, तो उसके स्थान पर भी अपन काम में ले सकते हैं। तो ये अपन कह सकते हैं ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्षारीय एवं लवणीय, क्षारीय एवं अम्लीय दोनों प्रकार की मृदा को सुधारीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अधिक पीएच युक्त विलयन में तो क्या होता है, अविलय। अधिक पीएच मतलब क्षारीय विलयन में ये होता है अविलय, क्योंकि ये भी पदार्थ क्या क्षारीय पदार्थ है, इसकी प्रकृति भी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट की भी क्षारीय प्रकृति है और क्षारीय विलयन में ये क्या होगा, अविलय। परंतु अम्लीय विलयन जिसकी पीएच 7.5 से कम है, कम पीएच वाले विलयन में क्या होता है, घुलनशील। अर्थात अपन कहेंगे अम्लीय प्रकृति का जो भी विलयन होगा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को आप बोल सकते हो, सोना पत्थर को बोल सकते हो, परंतु नॉर्मल अधिक पीएच वाले विलयन में इसको अपन नहीं बोल पाएंगे। अधिक पीएच में तो ये अविलय रहता है, परंतु कम पीएच वाले विलयन में क्या हो जाएगा, घुलनशील। मृदा विलयन में उपस्थित सोना पत्थर के कैल्शियम आयन से मृदा में उपस्थित सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके मृदा की क्षारीयता को क्या कर सकता है, कम करने की इसकी प्रवृत्ति रहती है। मृदा की पीएच को डिक्रीज करने की पूरी पावरफुल टेंडेंसी रहती है, मतलब सोडियम आयन को वहां से हटा के कैल्शियम आयन आके जुड़ जाते हैं। जैसे अभी के अपन देख रहे हैं सोडियम युक्त प्रबल क्षारीय मृदा है, इसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट मिला है तो यहाँ से सोडियम आयन हटके कैल्शियम आयन आके जुड़ जाते हैं और क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट के रूप में लवण मुक्त हो जाता है और कैल्शियम युक्त मृदा बन जाती है, जो इसकी तुलना में क्या है, कम क्षारीय है। दिमाग बात रहेगी। अब क्षारीय मृदा सोडियम युक्त है, उसमें जल मिलाए तो NaOH बन जाएगा और H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ज्यादा समय तक अपन मृदा में क्षारीय मृदा में जल की मात्रा बनी रहेगी तो धीरे धीरे क्षारीय मृदा किस प्रकार हो जाएगी, अम्लीय मृदा में, और फिर बाद में अम्लीय मृदा हो जाती है तो अम्लीय मृदा का सुधारीकरण करने के लिए वापस कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें मिलाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन को हटा के कैल्शियम जुड़ जाता है, CO2 मुक्त होती है और जल मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया देखते हो कि किसी भी पदार्थ को किस कंडीशन में मिलाना, कैसे मिलाना, कितनी क्वांटिटी मिलाना, क्या प्रोसेस रहता है। तो एक एक चीज को अपन समझते हैं, ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ आता है किसका प्रयोग कब किया जाता है और कितनी क्वांटिटी में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया क्या होती है, उसको आपने रिप्रेजेंट करके देखा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जनरली क्षारीय एवं अम्लीय दोनों मृदा की प्रकृति के लिए इसका प्रयोग करना उचित माना जाता है। परंतु आप देखते हैं ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट अधिक पीएच वाले विलयन में अविलय होता है, परंतु कम पीएच वाली मृदा में क्या होता है, घुलनशील। ये मृदा में क्षारीय लवणों को क्या होता है, मृदा
सारी लवणों को हटा के उसके स्थान पर जैसे सारी लवण प्रबलता किससे बढ़ती है, सोडियम की वजह से, सारी धातु की वजह से इसमें प्रबलता बढ़ती है। तो सारी धातु को हटा के उसके स्थान पर सारी मृदा धातु जुड़ जाते हैं, जिससे मृदा की पीएच क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि सोना पत्थर का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो इसको आपने समझा। अगला आपका टॉपिक आएगा सल्फर के बहुत सारे अणु कैल्शियम के साथ जुड़ जाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कैल्शियम पॉलीसल्फाइड युक्त यौगिक का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कब किया जाता है। अगला अपना बिंदु है क्या, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड मृदा सुधारक का प्रयोग को अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए अब अपन पढ़ रहे हैं, नम्मा बिंदु है आपके कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। देखो देखिए कैल्शियम पॉलीसल्फाइड ये भी आप देखते हैं सारी मृदा को सुधारीकरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक मृदा सुधारक रसायन के रूप में काम में आता है। तो दिमाग बात रहेगी, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड मतलब जब सल्फाइड के एक अणु हो तो सल्फाइड, मोनोसल्फाइड, 2, डाई, 3, ट्राई, 4 और टेट्रा, फिर बाद में 4 से अधिक आने पर 5, 6, 7 ऐसे संख्या बढ़ती जाती है। तो अपन वैसे देते नंबरिंग देते रहते हैं, पेंटा वेंटा वैसे बोलते हैं, परंतु एक वर्ड यूज किया सभी के लिए कॉमन पॉली लगाते हैं। 4 नाम में क्या चलेगा, 6 हो, 7 हो, चाहे 10 हो, कितने भी सल्फाइड अणु आए उनके लिए सभी के लिए पॉली वर्ड लगाए तो आपके सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो कैल्शियम और सल्फर के 5 अणु जुड़ रखे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। कैल्शियम पॉलीसल्फाइड का प्रयोग सारी मृदा के सुधारीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। दिमाग बात रहेगी, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड का प्रयोग सारी मृदा के सुधारीकरण के करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं मृदा अभिक्रिया के दौरान जब इसका प्रयोग करते हैं तो मृदा अभिक्रिया के दौरान क्या प्रोसेस बनता है। तो मृदा अभिक्रिया के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है जो पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल की भांति अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल के अपने पीछे रिएक्शन देखी वैसे वैसे भी अभिक्रिया को क्या करेगा, प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो आप देखते हैं कि कैल्शियम पॉलीसल्फाइड को मृदा में मिला के उसमें क्या मिलाते हैं, जल, और फिर बाद में आपको पता है हवा चलती रहती है, तो हवा के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, और साइड प्रोडक्ट आपको बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो पुनः मृदा में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, और वो कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट में। जल प्लस CO2 मुक्त होती है। तो इस प्रोसेस में देखते हैं तो दोनों स्टेप में आपकी क्या बनती है, कैल्शियम सल्फेट। कुल मिला के मृदा में कैल्शियम सल्फेट की मात्रा बढ़ती है, जिप्सम बनती है, डायरेक्ट क्या बनती है, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट पुनः सोडियम युक्त सारी मृदा के साथ में अभिक्रिया करता है, तो सोडियम को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पे क्या आ जाता है, कैल्शियम आयन आके जुड़ जाते हैं, और साइड प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम सल्फेट, जो निक्षालित लवण है, जो जल में घुलकर मृदा से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इस प्रकार से आप देखोगे तो मृदा की पीएच धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बार बार इसका प्रयोग करने से मृदा की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो किस प्रकार से कैल्शियम पॉलीसल्फाइड प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसकी मृदा अभिक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है, तो आपके दिमाग में रहना मैटर नहीं हो रहा है। दिमाग बात रहेगी, आपने समझा कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैल्शियम सल्फाइड का प्रयोग सारी मृदा के सुधारीकरण करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए, सारी मृदा के सुधारीकरण के लिए कैल्शियम सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मृदा अभिक्रिया के दौरान H2SO4 अम्ल का निर्माण होता है, जो पुनः H2SO4 अम्ल की भांति अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का कार्य भी करता है। जैसे कैल्शियम पॉलीसल्फाइड को मृदा में मिलाया, फिर उसमें जल मिलाते हैं, वायु की उपस्थिति में क्रिया करके कैल्शियम सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। दोहराना मैटर को ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाने पर कैल्शियम सल्फेट प्लस जल प्लस CO2 का निर्माण होता है। वही कैल्शियम सल्फेट पुनः सोडियम युक्त मृदा के साथ अभिक्रिया करता है। इसके साथ में सोडियम युक्त सारी मृदा के साथ अभिक्रिया करता है, तब सोडियम को यहाँ से हटाता है और इसके स्थान में कैल्शियम आयन आगे जुड़ जाता है। आपको बताएं कि कैल्शियम सल्फेट और
डिस्टलाइज करते हो, आयनों विकृत करते हैं, तो कैल्शियम +2 और सल्फेट -2 आयन ये बनते हैं। जब यही आयन सोडियम के 2 अणु को उठाते हैं, आपको बताएं इस मृतिका में से इसके बिगड़े करोगे ना, इसको आप डिस्टोरेट करोगे तो आप इसको तोड़ने पर आपको मिलेगा इसके 2 आयन प्लस मृतिका पे -2, तो ये इसके साथ में क्रिया और ये इसके साथ में क्रिया करके आपकी क्या बनाता है, यौगिक का निर्माण करता है। जो विद्युत अपघटन प्रोसेस के अकॉर्डिंग में ये सेम प्रोसेस देखने को आपको मिलता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किस प्रकार से आयन जुड़ते हैं क्या है, तो नॉर्मल प्रोसेस आपको समझ जाना है। तो आपको उससे कैल्शियम पॉलीसल्फाइड का प्रयोग किस प्रकार की मृदा के सुधारीकरण में किया जाता है, तो दिमाग बात रहेगी किस प्रकार की मृदा के सुधार में काम आता है, सारी मृदा की, ठीक है। अब देखिए आगे अपने मैटर को बढ़ा रहे हैं। 10वां अपन पढ़ेंगे फेरस सल्फेट। किसको? फेरस सल्फेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से मृदा बिक्रिया होती है उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए 10वें नंबर पे आपके मृदा सुधारक के रूप में आ रहा है फेरस सल्फेट और एक आपके एल्यूमिनियम सल्फेट, 2 को आप स्टडी करोगे। 10-12 आपके दे रखे थे, तो ये एक एक चीज़ को अपन ने विस्तार पूर्वक समझी, किस प्रकार की मृदा बिक्रिया होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, किस प्रकार से बिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, तो सारी एक एक चीज़ को अपन क्लियर करते गए और आपको मैटर को बार बार दोहराते रहना ताकि आपके दिमाग में बात रहे। तो अपन बात करते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का सामान्य सूत्र हो जाएगा FeSO4 7S2। ये अम्लीय लवण है, इसको अपन हरायत होते के नाम से भी जाना जाता है। नीला होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, हरा होता है वो फेरस सल्फेट और सफेद होता है वो एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी। ये अम्लीय प्रकृति का लवण है, सारी मृदा को सुधारीकरण में प्रयोग किया जाता है। हरा थोथा के नाम से जाना जाता है, मार्केट में आप हरा थोथा के नाम से रसायन से तो आपको फेरस सल्फेट मिल जाएगा। आगे आप देखते हैं मृदा बिक्रिया के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल की भांति बिक्रिया को आगे प्रदर्शित की जाती है। तो आप देखते हैं फेरस सल्फेट पहले जल के साथ में बिक्रिया करता है। पहले आप मृदा में फेरस सल्फेट डालोगे, फिर जल प्रवाहित करोगे तो मृदा के साथ में जल के साथ बिक्रिया करके फेरस सल्फेट फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। ये तो आपके साइक्लोट्रॉन बन जाएगा पत्थर के रूप में और आपके सल्फर का आपके यौगिक अम्लीय रूप में आपको प्राप्त हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बिक्रिया करता है और कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, जल प्लस CO2 मुक्त हो जाती है और यही कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के रूप में काम करेगी और वो जिप्सम सोडियम आयन को यहाँ से हटा दी और पुनः वो प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। ये बिक्रिया बार 6-7 बार रिवाइज हो चुकी है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, कोई इतनी दिक्कत है प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है कि इसकी बिक्रिया इसके साथ बनाई, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया, सल्फ्यूरिक अम्ल वापस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बिक्रिया करता है, कैल्शियम सल्फेट बनाया और इस प्रकार से आप बिक्रिया देखते हो। सेम प्रोसेस एल्यूमिनियम सल्फेट का वो प्रोसेस है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या रहेगा, तो आपके सूत्र दिमाग में Al2SO4 और 18 H2 अणु होते हैं जो जल के अणु ये जुड़ते हैं ना आपके अलग अलग स्थान पे, ये क्या कहलाता है क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टल के साथ में जल के अणु कितने उपस्थित होते हैं वो कहलाता है क्रिस्टलीय जल। दिमाग बात की अब इसकी कितनी क्वांटिटी वो रिक्वायरमेंट आयन एक्शन की अकॉर्डिंग मात्रा होती है। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट भी अम्लीय लवण है जो सारी मृदा को सुधारीकरण करता है। इसको सफेद थोथा कहते हैं, क्या कहते हैं सफेद थोथा। मृदा बिक्रिया अभिक्रिया के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, वो प्रोसेस सेम टू सेम। एल्यूमिनियम सल्फेट से जल के अणुओं के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, पुनः उसकी वो बिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सल्फर बिक्रिया करता है, कैल्शियम सल्फेट CO2 वो जल बनाता है और कैल्शियम सल्फेट वापस सारी मृदा के साथ बिक्रिया करके कैल्शियम ये सारी मृदा का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने देखा कि सारी अम्लीय मृदा किस प्रकार से बिक्रिया करती है, क्या प्रोसेस होता है। तो आपने एक एक प्रकार के रासायनिक सुधारों को आपने पढ़ा और व्यवस्थित समझा। अब देखते हैं
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन देखते हैं आपको कोई भी रासायनिक मृदा सुधारक का प्रयोग करना है तो उसको प्रयोग करते समय क्या क्या 2-3 सावधानी आपको दे रखी उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले तो कोई भी मृदा सुधारक का प्रयोग करना है उससे पहले मृदा की प्रकृति या पीएच आपको ज्ञात होने वाले मृदा का विश्लेषण करके उसी के अकॉर्डिंग आपको रासायनिक सुधारक को डालें। ऐसा नहीं मृदा सारी है और उसमें उल्टा सारी पदार्थ मिलाते जाते हैं, तो उसकी पीएच चेक करके मृदा सुधारक पदार्थ को मिलाना, एक बात ये ध्यान रखें। दूसरा, मिलाते वक्त सावधानी बरतें। कहीं पे ऐसा नहीं, कई प्रकार के रसायन हानिकारक भी होते हैं जो आपके शरीर पे कहीं पे लगे नहीं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में आपने बात की थी, तो कई प्रकार के रसायन हानिकारक होते हैं, उनका प्रयोग करते समय सावधानी बरतना आवश्यक है। सही मुंह ढके रहें, कपड़े सही व्यवस्थित पहने और ऐसे नहीं डायरेक्ट आप हाथों से प्रयोग करें, अलग अलग प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके उनको छिड़काव करें। तीसरा है, जितने भी मृदा सुधारक पदार्थ होते हैं वो पत्थर के रूप में होते हैं या कोई बड़े पार्टिकल होते हैं, तो इनको सूरण के रूप में बना के फिर बाद में मृदा मिले और फिर बाद में लिक्विड के रूप में पानी डालें ताकि मृदा के साथ तीव्र अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से अपन ने स्टडी किया है सारी मृदा सुधारक को सुधारीकरण के लिए काम आने वाले रासायनिक सुधार कौन कौन से थे, तो उनको अपने स्टडी किया। अगला अपना बिंदु रहेगा पॉजिटिव, अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे कि सारी एवं लवणीय मृदा का सुधारीकरण करने के लिए जैविक विधि किस प्रकार से काम आती है और जैव सुधारक क्या क्या है, उनको अपने विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो एक एक चीज को व्यवस्थित समझना है, जो आपको कंफ्यूजन डाउट हो तो उसको आपको डिस्कस करके फोन करके डायरेक्ट इंडायरेक्ट आप पूछ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप मतलब व्हाट्सएप से उससे डायरेक्ट आप फोन करके भी आप मैटर को पूछ सकते हैं, सर इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप लगभग सभी के पास कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही, और मान लो नहीं है तो मैं एक बार यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हो। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कभी भी आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आता उसको आप डायरेक्ट पूछ के आपकी समस्याएं सॉल्व करें, पढ़ाई आपकी कंटिन्यू बनाए रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। और यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। ध्यान दें, घर पे रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।